गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड प्रथम वर्ष चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में जो कल हमने पढ़ा था कि बाल विकास की अवधारणा, और द्वितीय टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अधिगम, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, उसमें क्या समानता है, उसके बारे में अध्ययन किया। तो आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए बाल विकास के अध्ययन के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी के भी बारे में अपन अध्ययन करते हैं तो उसके क्षेत्र, उसके सिद्धांत, उसके महत्वों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बाल विकास के अध्ययन के सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है सहज क्रिया का सिद्धांत, नेक्स्ट है परिपक्वता का सिद्धांत, और नेक्स्ट भिन्नता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अलावा और बहुत सारे सिद्धांत हैं जो क्रम से है इन सिद्धांतों के अंतर्गत उनका वर्णन आ चुका है, इसलिए उनके बारे में हम संक्षेप में मैं आपको उनके नामों के बारे में बताऊंगा। तो पहला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विशिष्टता की ओर जाता है। जैसे पहले बालक का जन्म जैसे ही होता है, वह हाथ पैर हिलाता है, आंखें घुमाना सीखता है, आंखें बंद रहती है उसकी पलकें, फिर पलकें झपकना सीखता है, पलकें झपकाने के बाद में आंखों को घुमाना सीखता है। इसी प्रकार वह धीरे धीरे हाथ पैर मुंह शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करना सीखता है और किसी वस्तु को सीखने का प्रयास करता है। तो ये पहला जो सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट के अंतर्गत आएगा। अब जैसे ही बालक का जन्म होता है और जैसे ही बालक का जन्म होता है तो वह रोने की क्रिया करता है। ये एक सहज क्रिया है। क्या है? एक सहज क्रिया है जिसमें बालक का वातावरण चेंज होता है और वातावरण चेंज होने के बाद में वह क्या करता है, अपनी सहज क्रिया अपने सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें वह रोना है, अन्य प्रकार की क्रियाएं करता है, जिसमें वह संवेदना प्रकट करता है। जैसे हंसना है तो उसके हंसी के भाव, खुशी के भाव उसके चेहरे पर दिखाई देते हैं, और जब दुख के भाव होते हैं तो वह रोना स्टार्ट कर देता है। तो यह सहज क्रिया के अंतर्गत आएगा। फिर परिपक्वता का सिद्धांत, जब बालक ये सीख लेता है कि जब उसको भूख लगती है वह रोना स्टार्ट कर देता है, तो धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आने प्रारंभ हो जाती है। वह क्या करता है, अपनी बात को मनाने के लिए अब क्या करेगा, धीरे धीरे उसको लागू करेगा, अब उसको व्यवहार में लाएगा। और व्यवहार में लाने के लिए क्या करेगा, वह जब उसको जो वस्तु चाहिए तब वह रोना स्टार्ट कर देगा। और जब उसके परिवार वाले, माँ है या पिताजी हैं, जो परिवार के लोग हैं उसकी पूर्ति कर देते हैं, तो धीरे धीरे वह जो आदत है वह परिपक्वता की ओर बढ़ जाएगी। अब उसको जैसी भूख लगी रोने लग जाता है, और रोने से उसको पता चल जाता है कि रोने से मुझे माँ दूध पिला देगी और यह मेरी पूर्ति हो जाएगी। तो वह उस कार्य को बार बार दोहराता है। इससे क्या हो गया, परिपक्वता का सिद्धांत दिखाई देता है। फिर भिन्नता का सिद्धांत। अब देखिए, भिन्नता का सिद्धांत यह है कि बालक की शैशवावस्था और किशोरावस्था, ये दो अवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें परिवर्तन बहुत तेज गति से होते हैं। बाल्यावस्था में परिवर्तन सामान्य रूप से होते रहते हैं, जबकि इन दो अवस्थाओं में विकास की जो गति होती है बहुत ही तेज गति से चलता है। इससे क्या होता है, अलग अलग बालकों में विकास अलग अलग रूपों में होता है। अब आप कहोगे कि गीता के विकास में और सूर्यरेखा के विकास में दोनों में समानता हो, या प्रियांशा के विकास में समानता हो, तो ये संभव नहीं है। कभी हो सकता है कि प्रियांशा का शैशवावस्था में विकास ज़्यादा हुआ हो, सूर्यरेखा का कम हुआ हो। तो हर एक का विकास
अलग अलग रूप में, यानी इनकी विकास में कुछ भिन्नता पाई जाती है। ये भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फिर इनमें परस्पर संबंध होता है, जैसे कि किसी एक बालक का शारीरिक विकास अच्छा हो गया है तो शारीरिक विकास से मानसिक विकास जुड़ा हुआ है, मानसिक विकास से संवेगात्मक विकास। ये सारे जो विकास हैं परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसका शारीरिक विकास या मानसिक विकास अच्छा होता है तो उस बालक का भाषात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, ये भी बहुत ही अच्छे प्रकार से होंगे। ये किस सिद्धांत के कारण? परस्पर संबंध का के सिद्धांत के कारण। अब इस संबंध के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बालक का शारीरिक विकास अच्छा हुआ है तो ये हो सकता है कि इसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। ये 99% सही है, लेकिन 1% हो सकता है कि इसमें कुछ समानताएं नहीं पाई जाती है। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। फिर आता है सतत विकास का सिद्धांत, यानी विकास की प्रक्रिया बालक के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर चलती रहती है जब तक कि उसकी परिपक्वता नहीं हो जाती है। यानी विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें बालक के विभिन्न गुणों का विकास होता रहता है और सारे गुणों का विकास होने के बाद में यह परिपक्वता रुक जाती है। जैसे बालक के 6 माह में दूध के दांत निकल जाते हैं, कुछ समय बाद में वो दूध के दांत धीरे धीरे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे स्थायी दांत आ जाते हैं। तो ये क्या है? विकास धीरे धीरे चलता रहता है और सतत विकास होता रहता है। तो ये सतत विकास के अंतर्गत आएगा। फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब देखिए, बालक का जन्म हो गया है, ठीक है ना, वातावरण परिवार का मिल रहा है, वंशानुक्रम, वंश का प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी अब उसकी विकास की योग्यता किस पर और क्षमता किस पर प्रभावित होगी? उसके वंशानुक्रम और उसके आसपास का जो वातावरण उसको मिलेगा उसके आधार पे क्या होगी? इस शिशु का बाल विकास की क्षमता और उसकी योग्यता का विकास होगा। यदि परिवार वाले सहयोग देंगे तो उसका विकास अधिक तीव्र गति से होगा, और यदि उसको दबा दिया वहीं, ठीक है ना, डरा के रखा है, धमका के रखा है या उसके कार्यों में है सहायता नहीं किए तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो यह अंतःक्रिया का सिद्धांत है, ठीक है ना, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। फिर है विकास की दिशा का सिद्धांत। देखो, एक शब्द आता है मस्तकोमुखी, इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। ये सिद्धांत विकास की एक दिशा निश्चित करता है, एक दिशा निश्चित करता है, इसलिए इसे मस्तकोमुखी सिद्धांत भी कहा, मस्तकोधोमुखी। इसके अंतर्गत क्या होता है? सर्वप्रथम बालक सिर हिलाता है, सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है और धीरे धीरे हाथ पैर का विकास भी होता है। यानी प्रथम सप्ताह में सिर को उठाना, 3 माह बाद वह क्या करता है? अपने नेत्रों को पर गति पे नियंत्रण कर देता है। पहले उसकी पलकें ऐसी झपकती रहती है और तेज प्रकाश में उसका आंखें खुलती नहीं है, तो धीरे धीरे वह उसको फिर 3 माह बाद में, 6 माह बाद में उसके हाथ पे नियंत्रण हो जाता है। पहले हाथ की मुट्ठी बंद रहती है, आप खोलोगे और वापस बंद हो जाएगी, तो धीरे धीरे उसका क्या होगा? नियंत्रण हो जाएगा। 6 महीने का बच्चा अपने हाथ को जब चाहे तब खोल सकता है और जब चाहे बंद कर सकता है। 9 माह का बालक
बैठना सीख लेता है। और 1 वर्ष का बालक क्या करता है, चलना फिरना घूमना यह प्रारंभ कर देता है। ये सामान्य बालक की बात हो रही है, ठीक है। और 1 वर्ष का बालक जब चलना प्रारंभ करता है तो इसका अर्थ क्या होता है, उसके पैरों पर उसका नियंत्रण हो गया है और वह नियंत्रण के आधार पे क्या करता है, स्वयं चलना सीख लेता है। ये 1 वर्ष से 1.5 वर्ष के बच्चे इसमें पैरों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो ये मुख्य सिद्धांत थे जिसमें हमने पढ़े हैं। ये बालक के विकास की दिशा का सिद्धांत है। इसके अलावा भी और सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें क्या होगा कि बालक का विकास निरंतर होता रहता है, ठीक है ना। फिर अलग देखो, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनको नाम को चेंज करके लिया है। तो जैसे निरंतरता का सिद्धांत है, गति का सिद्धांत है, क्रम का सिद्धांत है। क्रम का सिद्धांत ये अपन ने दिशा का सिद्धांत पढ़ लिया, उसमें आ गया है। गति का सिद्धांत ये आ रहा है परिपक्वता में और सहज क्रिया में, भिन्नता में भी आ रहा है। तो ये सारे सिद्धांत आ रहे हैं। इसके अलावा एकीकरण का सिद्धांत, सब भागों का एकीकरण, यानी पहले हाथ पांव हिलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे हाथ को यूं पास में लाना और वस्तुओं को पकड़ने का कार्य प्रारंभ कर देता है। इसके साथ में एक दूसरे में समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी वह क्या करता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ने का प्रयास भी प्रारंभ कर देता है। और उसको वातावरण से वह सीखता है कि अब यह जो चहलकदमी माँ कर रही है या आने की आहट से वह पता लगा देता है कि ये मेरे माँ के आने की आहट है या परिवार के सदस्यों की आहट है, और अन्य सदस्यों की आहट होती है तो वह रोना स्टार्ट कर देता है। ये सारी क्रियाएं इसी के अंतर्गत आती है। तो आज हमने मनोविज्ञान में बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो अब तक हमने बाल विकास की अवधारणा, उसका अर्थ, परिभाषा, उसके क्षेत्रों के बारे में और इसके अधिगम यानी अभिवृद्धि और विकास में अंतर के बारे में भी पढ़ा है, क्योंकि इसके अंतर्गत में एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है। फिर आज का जो हमारा टॉपिक था, बाल विकास के अध्ययन के सिद्धांतों के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं बताई है, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, यह अभी तक हम पढ़ चुके हैं, यह आपका दोहरान हो रहा है। लेकिन कल से जो टॉपिक पढ़ेंगे वह नवीन टॉपिक होगा, क्योंकि बाल विकास की अवस्था केवल अपन एक अवस्था के बारे में, शैशवावस्था के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर चुके हैं पिछली क्लास में, जब आपकी ऑफलाइन क्लासें चल रही थी। तो आप इस वीडियो को देखें और इस पे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। और इसके साथ में ही मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आप सभी से यह कहना चाहता हूँ, जितना टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आप एक रजिस्टर मेंटेन करें और उसमें इसके नोट्स बनाएं। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप आज के नोट्स कल अपने ग्रुप में सेंड करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, ताकि सब हमें भी पता चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं एक आदेश अपने ग्रुप में भी डालूंगा, जिससे आप सभी इस कार्य से जुड़ सकें। इसके लिए धन्यवाद।